हेलो एवरीवन। एसएसटी में चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बात कर रहे थे। लेक्चर फर्स्ट की स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी कि जो तीन मेजर पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी उस टाइम की, अगर बंगाल वाले इलाके की बात करें तो पाल डायनेस्टी, महाराष्ट्र वाले इलाका की बात करें तो पहले राष्ट्रकूट एंड उसके बाद में चालुक्य, और साउथ में और है तमिलनाडु वाले इलाके में तो वहाँ पे जो है चोला डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। इसकी पूरी कहानी थी कि कौन से डायनेस्टी की बाउंड्री कहाँ तक हुआ करती थी, कैसे वो लोग युद्ध किया करते थे। आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। सो इसका बेसिक मोटो ये है कि अब ये तीन जो डायनेस्टी हुआ करती थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन किस तरीके से हुआ करता था। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो डायनेस्टी के रूलर्स थे, ये टैक्सेशन सिस्टम इनका कैसे था, ये टैक्स कैसे वसूला करते थे। उसके बाद में टैक्स वसूलने के बाद इस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करते थे, इनको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अपने पड़ोसी नेबरिंग जो स्टेट हुआ करते थे या नेबरिंग जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे उस पर अटैक करके उस पर उसको कंट्रोल करना चाहते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन का। तो सबसे पहले बात कि जितने भी नए राजा बन रहे थे ना इस टाइम में, जब बात करते हैं 7th एडी से, तो 7th एडी से जितने भी राजा बनना शुरू हुए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने नाम के आगे बहुत बड़ी बड़ी टाइटल्स रखते थे जिसको बोलते थे हाउस एंडिंग टाइटल्स। जैसे कुछ राजा ऐसे थे जो अपने आप को कहते थे महाराजाधिराज। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं राजा, राजा से बनता है महाराजा, और महाराजा से जो बड़ा वाला पद होता है उसको बोलते हैं महाराजाधिराज। जो राजा हुआ करते थे अपने नाम के आगे ये लगाना पसंद करते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि राजाओं के भी राजा, राजाओं के भी राजा। कुछ राजा ऐसे हुए जो अपने नाम में एक टाइटल लगाते थे जिसको बोलते थे त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों लोकों के ये स्वामी हैं, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स। ऐसे ऐसे नाम जो है वो लगाते थे अपने नाम में। ऐसा क्यों करते थे कि जब उनकी पावर इंक्रीज होती थी, उनकी पावर बढ़ रही, कि जैसे अभी क्या है कि सपोज कि 10 विलेज के ऊपर उनका रूलिंग हुआ करता था तो राजा कहलाते थे। ये 10 से अगर 20 तक पहुंची तो अपना टाइटल चेंज कर देते थे। अब 20 से 100 विलेज के ऊपर में इनका अगर कंट्रोल होता था तो फिर अपनी टाइटल चेंज करते थे। ये बेसिकली दिखाता ये था कि राजा की जो पावर है एक्चुअली में इंक्रीज हो रही थी। दूसरा सबसे बड़ा इनका ये था कि जब भी राजा राज्य करते थे, इनको बहुत बड़ी टेरिटरी मिल गई तो एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है कि बहुत बड़े टेरिटरी पे वो अकेले कंट्रोल कर सके। तो ये क्या करते थे, अपनी जो इनके पास पावर होती थी ना उसको शेयर करते थे। शेयर का मतलब कि टॉप पे मैं हो जाऊंगा, टैक्स वसूलने का इस्तेमाल, टैक्स वसूलने के जो पावर है किसी और को दे दिया, पुलिस वाले डिपार्टमेंट की काम हो गए तो किसी और को दे दिया, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी और को दे दिया, जुडिशरी वाले सिस्टम किसी को और दे दिया। तो ये अपनी जो पावर है अदर लोगों के साथ शेयर करते थे। वो किसके साथ शेयर करते थे, सामंत लोगों के साथ। ये सामंत कौन थे, जो गांव के बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होती थी। और मैंने आपको बताया था ना कि ये जो थे हमेशा डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे। किसके, राजा हो गए, राजा सामंत को ज़्यादा मानते थे क्योंकि जैसे गांव के प्रधान होते हैं, आजकल की एग्जांपल ऑफ दैट, गांव के प्रधान को गांव के सारे लोग जानते हैं, सराउंडिंग के लोग भी जानते हैं, उनसे डरते भी थे। तो आज भी डरते हैं। तो उस टाइम में भी जो सामंत थे सेम टाइप में ग्राम प्रधान से उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। इनका पावर थी, नाम पहचान थी। इसके बाद में कुछ एसोसिएशंस होती थी पीजेंट्स की। जो किसान थे ना, तो किसान भी क्या करते थे, वो अपना कुछ संगठन बना लेते थे। तो राजा का इन पीजेंट्स के एसोसिएशंस के साथ भी संबंध होता था। कुछ ट्रेडर्स के साथ भी, ट्रेडर्स मतलब कि ये हो सकते हैं कि इंडिया के ट्रेडर्स हों, ट्रेडर मीन्स व्यापारी, और ये ट्रेडर्स बाहर के भी होते थे। क्योंकि हमने ये देखेंगे कि जब चोला डायनेस्टी की बात करते हैं, चालुक्य डायनेस्टी की या राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की बात करते हैं, तो इंडिया की ट्रेडिंग कहाँ से होती थी, सेंट्रल एशिया से होती थी, ईस्ट एशिया के साथ हुआ करती थी। यहाँ तक कि इटली का जो रोमन एम्पायर था वहाँ से भी लोग आते थे इंडिया में ट्रेडिंग करने के साथ। तो उनसे भी इनका संबंध होता था, पावर शेयरिंग करते थे। और कुछ ब्राह्मण के साथ करते थे। ब्राह्मण के साथ क्यों, सिंपल सी बात है, राजा को कोई नया काम करना होता था तो वो क्या करते थे, पहले ये पंडित जी को बुलाएंगे, जो बड़े बड़े स्कॉलर विद्वान से, उनसे मुहूर्त निकलवाते थे कि इस राज्य पे हमको आक्रमण करना है तो क्या उचित समय होगा,
हमें राज्याभिषेक करना है तो क्या उचित समय होगा, हमें नया मंदिर बनवाना है तो कौन सी जगह पे बनवाना चाहिए, ये सारी चीजें। तो उसके लिए ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था इनके टाइम पे बहुत ज्यादा था, और जितने भी राजा हुआ करते ना सब उनकी इज्जत करते थे बहुत ज्यादा। उसके बाद में जितने भी स्टेट्स हुआ करते थे, स्टेट्स को जो रिसोर्सेस है, संसाधन, मतलब कि जब भी कोई भी स्टेट बनती है तो वहाँ पे राजा होंगे, महाराजा होंगे, सैनिक होंगे, उनका परिवार होगा, बहुत बड़ा किला होगा, तो वो किले को चलाने के लिए चाहिए धन। वो धन आता कहाँ से था? उस धन को बोलते थे रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस है बेसिकली देता कौन था? प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादन करता था ना वो देता था। ये प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आते हैं? पीजेंट, सबसे पहली बात। किसान क्या उगाते हैं? अनाज उगाते हैं। तो राजा उनके ऊपर निर्भर थे कि जो किसान अनाज उगाएंगे तो राजा उन पर दबाव डालेंगे कि कुछ टैक्स के रूप में अपना कुछ अनाज दो। तो एक जने अगर 10 किलो देते हैं तो 100 लोग कितना देंगे? 100 kg। फिर ऐसे ऐसे कर करके बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पास क्या हो जाता था? खाने भर के लिए अनाज तो उससे ज्यादा ही हो जाता था। उसके बाद में किसको और देना पड़ता था? कैटल कीपर्स, जो जानवरों को पालते थे, चरवाहे थे, तो वो मांस के रूप में वो क्या करते थे? जानवरों को देना पड़ता था उनको। आर्टिसंस थे। आर्टिसंस का मतलब जो हाथ से जैसे तलवार बनवा रहे हैं, तलवार बनाने वाले, सोनार हो गए, लोहार हो गए, इन सारे लोगों को क्या बोलते थे? आर्टिसंस बोले थे, जो हाथ से अपने हाथ की कला का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाते थे। तो इनसे ये एक्सपेक्ट करते थे राजा कि अगर आप तलवार बना रहे हो ना तो राजा के लिए फ्री बनाओगे, राजा के लिए फ्री बनाओगे, राजा मटेरियल देंगे, फ्री बनवाओगे। सोनार है तो जितना हीरा जवाहरात वो चीज़ें हैं बनाने वाली तो राजा के लिए फ्री बनाओगे। अगर क्या कहते हैं बढ़ई है तो उसके लिए राजा के लिए जितना फर्नीचर से वो बनाना पड़ता था फ्री में। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते थे? ये रिसोर्सेज थी जो राजा के दरबार में पहुंचती थी। और इन लोगों को राजा अगर एक बार बुलाते अपने दरबार में तो दरबारी करने के लिए भी पहुंचना पड़ता था। समटाइम्स कुछ टाइम पे क्या होता था कि जो लोग टैक्स देना नहीं पसंद करते थे तो उनके लिए ये जो राजा थे वो क्या कहते थे? नहीं, ये आपका रेंट है, आपको देना ही पड़ेगा। रेंट क्यों? क्योंकि अब जिस जमीन पे रह रहे हैं, जिस भी जमीन पे रह रहे हैं उसको ओन कौन करता है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? मान लीजिए आप विलेज में रहते हैं तो राजा बोलते थे कि आप विलेज में रहते हो, विलेज में आपकी जो जमीन है वो जमीन किसके अंदर में है? आपके ऊपर अगर किसी बगल वाले पड़ोसी राज्य को आक्रमण कर दे तो आपको बचाएगा कौन? मैं बचाऊंगा। तो इसके लिए आपका दायित्व तो बनता है कि हमको रेंट के रूप में, जमीन का जो रेंट हो गया उसके रूप में आप हमें कुछ जो है टैक्स दे। तो ये, और ये जो रेवेन्यू आता था ना, रेवेन्यू यानी जो कर वसूल करके राजस्व वसूला करते थे, ये पीजेंट्स के साथ, कैटल कीपर्स के साथ, आर्टिसन से तो लिया ही जाता था। जो व्यक्ति जो ट्रेडिंग किया करते थे ना, ट्रेडिंग व्यापार, उनसे भी राजा जो है रेवेन्यू लिया करते थे। उसके बाद में जब ये रेवेन्यू कलेक्ट हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी, तो इसका इस्तेमाल किया जाता था कि राजा का जो इस्टेब्लिशमेंट है ना अपनी टेरिटरी को बढ़ाने में, उसको और मजबूत करने में, और ज़्यादा सेना रखने में, और सेना को और ज़्यादा ट्रेनिंग देने में। उसके बाद में दो और मुख्य मुख्य काम होते थे। वो होते थे फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला। राजा पहले छोटे किले में रहते थे, अब किला अपना बड़ा बनवाते थे। अपने लिए बनवा लिया तो उनके दरबार में जितने उनके इलाके में जितने भी गांव वाले हो गए, शहर वाले हो गए, तो उनको भी, उनके लिए भी क्या कर देते? चारों तरफ से अपने राज्य का बैरिकेटिंग करवा देते, तो ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें चलवा देते, तो उसको बोलते थे फोर्ट, वो किला है। उसके बाद में राजा अपनी पावर्स को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। अब साउथ इंडिया में जाओगे लगभग हजारों की संख्या में टेम्पल्स मिलेंगे, क्योंकि साउथ इंडिया में बस यही था ना कि जितने भी किंग्स हुए ना उनको अपनी पावर को दिखाने का सबसे बड़ा जरिया क्या होता था कि बहुत बड़े से बड़ा भव्य मंदिर बनवा दो। और वो मंदिर केवल पूजा करने वाला स्थान नहीं होता था, वो मंदिर में स्कूल्स भी चला करते थे, वहाँ पे प्रेयर्स भी हुआ करते थे, राजा जाके वहाँ दरबार लगाते थे, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम हुआ, डांस वगैरह वगैरह, तो वो भी वहाँ हुआ करता था। मंदिर के आसपास ही बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट लगती थी, उस मार्केट में ट्रेडर्स आते थे, तो वो जब देखते थे अरे ये किसने बनवाया है, तो इस नाम के राजा ने बनवाया है। तो वो जब अपने देश रिटर्न होते थे ट्रेडर्स, तो वहाँ जाके उस राजा की क्या करते थे? बखान करते थे यार कि हमारे वहाँ क्या अमीर लोग हैं, अमीरी देखनी है तो चलो इंडिया, देखो वहाँ के राजा कितने बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। तो ये उनके बीच में इस वजह था। उसके बाद में जो पैसा बचता था उसका इस्तेमाल करते थे युद्ध लड़ने में। युद्ध लड़ेंगे, आप एक राज्य में राज्य कर रहे हो तो बगल वाले राज्य पे आक्रमण करोगे तभी ना उस राज्य के अंदर में डर होगा।
डर किस बात का होगा कि ये जो राजा है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मुझसे डर के रहना चाहिए। तो क्या करते थे, उनसे लड़ाइयाँ करते थे। और लड़ाई करने के बाद उद्देश्य क्या होता था कि जितने बगल वाले पड़ोसी राज्य के पास जितना धन है, उसकी जमीन है, सारा चीज क्या ले लेना है, अपने में मिला लेना है। और जो भी एक्सेस हो लैंड का, और लैंड्स को अपने टेरिटरी मिला लेना है, जितना उसके राजकोष में पैसा पड़ा है ना वो अपने वहां ला लेना है। और जो ट्रेड रूट है ना, एक रास्ता होता है कि जिससे हो करके क्या होते हैं, ट्रेडर्स जो है आपके देश में आएंगे या आपके राज्य में, आपके गांव में आएंगे, तो वो अब वो ट्रेड रूट पे कंट्रोल कर लेते थे। आपको याद है मगध डायनेस्टी में हम लोग जब पढ़ रहे थे क्लास 6 में, तो मगध डायनेस्टी में हमने देखा था कि जब वहाँ अशोका जब शासन कर रहे थे, तो जो गंगा नदी थी ना उसका यूज इस्तेमाल होता था ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब नाव में बैठ के आते थे तो, और या फिर गुर्जर उनकी बात करें, हरिसेन की, अरे हरिसेन कह रहे हैं, क्या नाम था उनका, अ, हर्षवर्धन की। तो ये लोग क्या करते थे, आक्रमण करते थे एक दूसरे पे, और ट्रेड रूट को क्या करते थे, कंट्रोल कर लेते थे। जो बंदरगाह होते थे वहां पे कंट्रोल कर लेते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापारी आते हैं, और बहुत ज्यादा व्यापारी आते हैं तो उनको ज्यादा मात्रा में क्या मिलेंगे, टैक्स मिलेंगे, इसीलिए। तो साउथ इंडिया के भी जो राजा थे वो भी ट्रेड रूट्स पे क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टैक्स जो है इनको मिलेगा। अब ये जो रेवेन्यू मिल रहा है, क्या राजा खुद जाके वसूला करते थे लोगों से, ट्रेडर से कहते थे आप टैक्स दीजिए, पिजन से कहते थे आप टैक्स दीजिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम था, ये जो है राजा कुछ लोगों को रिक्रूट करते थे, नियुक्त करते थे, जो जिनका प्रभाव कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिली होता है। अभी बताया था मैंने, सामंत गांव में बहुत धनी है, पढ़े लिखे हैं थोड़े से, इनके पास इज्जत है, लोग इनसे डरते हैं, उनका बात कहना मांगेंगे, तो उनका जो है इस्तेमाल करते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली जो होती थी, प्रभावशाली व्यक्ति की फैमिली को ये क्या करते थे, रिक्रूट करते थे कि आप टैक्स वसूलने का काम करिए। और ये जो पद था ना, वो हार्डिटेरी था। हार्डिटेरी का मतलब कि अगर एक सामंत है 10 साल से, 12 सालों से या 20 सालों से टैक्स वसूल रहे हैं, जब वो मर जाएंगे तो उनका जो बेटा होगा वो टैक्स वसूलेगा राजा के लिए। वो मर जाएगा तो उसका बेटा टैक्स वसूलेगा। तो इसको बोलते थे हार्डिटरी। हार्डिटरी का मतलब हो गया कि आनुवांशिक रूप से है, कि उनको मतलब ठेका दे ही दिया गया है कि इन्हीं की फैमिली जो है टैक्स वसूलेगी। ये चलता था आर्मी में भी। हार्डिटरी जो प्रॉपर्टी थी आर्मी में भी, अगर एक फैमिली से कोई आर्मी में चला गया, ठीक है ना, तो उसकी जो संतान होगी उसको भी आर्मी में जाना होता था, तो राजा उससे सर्विसेज लिया करते थे। तो ये उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हो गए, सगे संबंधी, उनका इस्तेमाल करते थे। जो बड़े बड़े जैसे सेना हो गई, सेना का सेनापति अपने सगे संबंधियों को, अपने साले को, जीजा को ऐसे चूचू बना देता करते थे। तो ये सारी चीजें चलती रही। उसके बाद में जब ये ब्राह्मणों से, मैंने बताया ना कि ब्राह्मणों से क्या लिया करते थे, हेल्प लिया करते थे, तो जब ब्राह्मणों से हेल्प लिया करते थे तो उनसे खुश होकर उनको जमीनें दान कर देते थे। लीजिए ब्राह्मण महोदय, आपको हम जमीन देते हैं। तो ये जमीन को क्या करते थे, एक कॉपर की प्लेट होती थी इतनी चौड़ी। तो जब जमीन जो है, ये मान लो कि राजा है और ये मान लो कि ब्राह्मण है, ये राजा इस ब्राह्मण को जमीन दे रहे हैं। तो इस जमीन को दिए हैं तो ये याद रखने के लिए यहाँ पे एक कॉपर की प्लेट पे इसको लिखवा देते थे कि फला नाम के ब्राह्मण को फला नाम के राजा ये उनको जमीन जो है दे रहे हैं। तो ये जो कॉपर की प्लेट होती थी ना, इसको बोलते हैं प्रशस्ति बोलते थे। प्रशस्ति बोलते, ये प्रशस्ति जो है खुदवा के जो लिखवाई जाती थी, आप देखोगे ना, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई थी, गुप्ता डायनेस्टी की, याद है, प्रयाग में जो मिली थी इलाहाबाद में। तो वो प्रशस्ति किस पे भी लिखवाते थे, क्लास 6 में हमने बहुत देखा था। ये प्रशस्ति किस पे लिखवाते थे, कॉपर्स की प्लेट्स पे या फिर पत्थरों को कुरेद करके लिखवाते थे। ये प्रशस्ति क्या बताती है, प्रशस्ति हमें ये बताती थी कि जो रूलर्स थे ना, शासक हुआ करते, अपने नाम को कितना बड़ा करके दिखवाना चाहते थे, अपने आप को हमेशा बताते थे कि विक्टोरियस वॉरियर हैं, हमेशा जीतने वाले योद्धा हैं, भगवान से इनका कंपेरिजन किया जाता था। और ये जितने भी प्रशस्ति थे, लिखा किसके द्वारा जाता था, जितने जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे उनके द्वारा लिखा जाता था। और ये ब्राह्मण लोग क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। अभी मैंने बताया ना कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, काम करना है कि नहीं करना, तो इनसे पूछते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में इनसे हेल्प लिया जाता था। उसके बाद में इससे हेल्प होकर के ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था, दान दिया जाता था, और इसको रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर्स की प्लेट्स पे, और इसको जमीन दे दिए जाते थे। फिर जो है 12th सेंचुरी जब आई, तो 12th सेंचुरी में एक संस्कृत पोयम मिला है जिसमें
कश्मीर सुने होंगे ना, इंडिया के सबसे नॉर्थ में पड़ता है, तो कश्मीर पे एक हिंदू राजा थे, ठीक है ना। तो उनके शासन के बारे में 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कल्हड़। क्या नाम था? कल्हड़। तो उन्होंने संस्कृत भाषा में कश्मीर राज्य पे कितने लोगों ने कितने टाइम तक शासन किया उसको उन्होंने लिखा था, और इस बुक का क्या नाम था? राज तरंगिणी। अपने क्लास 6 में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा, पढ़ाया खुद मैंने है तो आपको याद होगा ही। राज तरंगिणी बोलते हैं किसको, किसने लिखा था? कल्हड़ ने। और वैरायटी ऑफ द सोर्सेस इस्तेमाल किया उन्होंने उसको लिखने में, इंस्क्रिप्शन इस्तेमाल किए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी। और जो राइटर्स हुआ करते थे प्रशस्ति का, वो क्या करते थे? वो रूलर्स जो हुआ करते थे, जो रूलर्स जो भी शासक हुआ करते थे, और उनकी जो शासक हो रहे हैं उनकी जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो पॉलिसी के खिलाफ कभी नहीं लिखते थे, उसकी बड़ाई करने के लिए, यहाँ इस राजा ने ये नियम बनाया, इससे ये लाभ हुआ, ये फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें वो लोग लिखते थे प्रशस्ति। मतलब कि जो ब्राह्मण लिख रहा है उस प्रशस्ति को, राजा के खिलाफ कभी नहीं लिखता था, उनकी बड़ाई करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी। अब वारफेयर एंड वारफेयर फॉर द हेल्थ, अभी बताया ना, ये युद्ध क्यों करते थे? पैसे के लिए, और वहाँ की ज़मीन लेने के लिए, और वहाँ का जो ट्रेड रूट था उस पर कंट्रोल करने के लिए। तो फॉर द सेंचुरी, बहुत सालों तक, लंबे सालों तक जो है गुर्जर प्रतिहार नाम याद है ना? गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में शासन करते थे। राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र वाले शासन में। ये देखो इंडिया का मैप हो गया है, अरे जल्दी से बना रहे हैं समझाने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ अपना यूपी जो है, यूपी में एक जगह है कनौज, तो ये गुजरात है और ये राजस्थान है, इस वाले इलाके में शासन करते थे कौन? ये लोग फर्स्ट वाले गुर्जर प्रतिहार हो गए। ये जो साउथ वाला इलाका है, इस वाले इलाके में शासन करते थे राष्ट्रकूटा, ठीक है। और पाल डायनेस्टी कहाँ थी? यहाँ पूरे के पूरे बंगाल में। तो ये पाल डायनेस्टी थी, यहाँ शासन करती थी, ये पालों का डायनेस्टी हो गया। ये तीनों के तीनों ये चाहते थे कि जो कनौज है ना, कनौज में सबसे बड़ा मार्केट था। जैसे आज मैं बात करते हैं ना मेट्रो सिटीज़ के, तो चार नाम आते हैं जुबान में पहले, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे नाम आते हैं ना। तो वैसे से हमको उस टाइम की मेगा सिटी हुआ करती थी कि सबसे ज़्यादा ट्रेड गंगा नदी के किनारे बनता है, यमुना नदी का जन के यहाँ पे ट्रेड रूट से आ जाया करते थे, और सबसे ज़्यादा धनी होता था। तो सारे लोग, ये तीनों के तीनों डायनेस्टी जो है चाहते थे कि कनौज पे मेरा आक्रमण हो, मेरा आक्रमण हो, मेरा आक्रमण हो। तो तीनों लोग जो है युद्ध करते गए। तो इसको बोलते हैं ट्राई पार्टीज स्ट्रगल। ट्राई पार्टी हिस्टोरियंस इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्राई पार्टीज स्ट्रगल्स बोलते हैं। और अंततः पता है किसका कंट्रोल हुआ? इन गुर्जर प्रतिहार का। बहुत 3-4 बार लड़ाई लड़े लोग कि इस पे मेरा कंट्रोल हो जाए, इस पे कंट्रोल हो जाए, कनौज के ऊपर में। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्राई पार्टी जो स्ट्रगल्स है, ये कौन कौन से इसमें डायनेस्टी शामिल है? तो 3 डायनेस्टी शामिल है। नेक्स्ट, अब ये जो रूलर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? अपनी पावर को दिखाने के लिए वो क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। क्या बनवाते थे? बड़े बड़े मंदिर। इसीलिए जब बाहर से कोई भी आक्रमणकारी इंडिया में आता था, तो वो ये समझता था ना कि अगर इस राजा को हराना है, उसकी उस राजा को नीचा दिखाना है, तो सबसे पहले क्या कर दो? सबसे पहले क्या करो कि जो मंदिर है ना उसको लूटो, उसको तोड़ डालो, तो राजा की जो शक्ति है खुद जो है डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, राजा बनवा रहे हैं क्यों? बात के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए बड़ी मंदिर। और जो आक्रमणकारी या इन्वेडर्स है वो मंदिर पे आक्रमण इसलिए करते थे कि उससे राजा की शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे ही आक्रमण कुछ किया था, जैसे गजनी ने किया अफगानिस्तान का। मोहम्मद गजनवी का नाम सुने होंगे। गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ टेम्पल, उस पे जो है उस व्यक्ति ने, गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था और मंदिर को लूट लूट के लेके जाता था। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। ओके, थैंक यू।